जय हिंद दोस्तों। तो हम बात करेंगे क्लास 12 से रिलेटेड। जो आज हम लोग एक ऑफ़र लाए हैं जिसके लिए 12th के क्लास के लिए। ओके, जो भी 12th में होते हैं आर्ट्स के जितने भी सब्जेक्ट आते हैं, वो इंग्लिश हो या फिर जो भी हो, लैंग्वेज सब्जेक्ट हो, या प्लस में जो भी आर्ट्स के क्लासेस होते हैं सारे इसमें बताए जाएंगे। प्लस में मॉक टेस्ट वगैरह सारे PYQ वगैरह इसमें कराए जाएंगे मात्र 3,999 रुपये में। और ये हमारा ब्रांच है पटना में, और जिनको भी ज्वाइन करना है वो इस नंबर पे संपर्क करें। प्लस में यूट्यूब पे डेली एक वीडियो डाला जाएगा जो कि एक तरह से आप बोल सकते हैं मॉक टेस्ट वगैरह या डेली जो PYQ वगैरह रहेगा उसमें दिया जाएगा। अगर किसी को संपर्क करना है इस नंबर से संपर्क करके अपना जानकारी प्राप्त करें। ओके, चलिए तो जो एनुअल एग्ज़ाम हुआ है उससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। ओके, तो सबसे पहले मैं बता दूं कि जो भी क्वेश्चन वगैरह आए हैं इसी पैटर्न पे मेरा 12th का जो फाइनल एग्ज़ाम होगा वो होगा। ऐसे ये जो एग्ज़ाम होता है ये पैटर्न पे होता है, क्योंकि जो ये एग्ज़ाम होगा इससे ही रिलेटेड 12th का फाइनल एग्ज़ाम में दिए जाएंगे। ऐसे इस एग्ज़ाम का टोटल मार्क्स 50 मार्क्स का था। एक सेकेंड दोस्त, ऐसे ये 50 मार्क्स का था, लेकिन आपके एग्ज़ाम में टोटल 100 मार्क्स का आएंगे, जिसमें 30 क्वेश्चन आज आए हैं, लेकिन फाइनल में 50 या 50 क्वेश्चन करने होंगे। तो देखिए आज का पहला क्वेश्चन है मेरे भाई, स्नेक्स आर सीन अमॉन्ग्स ब्लैंक्स इन माय ग्रैंडमदर्स हाउस। ये चैप्टर आप पढ़े होंगे क्लास 12 के सेकेंड या थर्ड चैप्टर से। ओके, तो जो स्नेक्स है वो एक चैप्टर का नाम था स्नेक्स रिलेटेड। तो उसके ऑथर अगले बार जो एग्जाम होगा हो सके ये ना पूछ करके ऑथर से रिलेटेड पूछ दें। जरूरी नहीं है मेरे भाई कि ये एग्जाम में यही क्वेश्चन है या सेम क्वेश्चन है। स्नेक्स से रिलेटेड जो ऑथर वगैरह होंगे वो सब देख लीजिएगा, या इसमें जितने डेट मेंशन होंगे सारे देख लीजिएगा। ओके, यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि स्नेक्स आर सीन अमॉन्ग्स इन माय ग्रैंडमदर हाउस। ऑप्शन ए में है बेड्स, ऑप्शन बी है बुक्स, और ऑप्शन सी है टेबल्स, और ऑप्शन डी है चेयर्स। मेरे भाई जो टिक आउट किया होगा वो सही नहीं हो सकता है, हो सकता है वो टिक आउट गलत होगा, लेकिन जो हम टिक आउट करेंगे वो टिक आउट सही होगा। ओके, फर्स्ट ऑप्शन बेड्स है और यही करेक्ट था, ठीक ना। स्नेक्स जो था वो देखा गया था बेड्स के नीचे ही। ओके ना, जितने भी हैं वो ऑप्शन दिए जाएंगे, लेकिन टिक आउट जो किया रहेगा वो सही नहीं हो सकता, जो हम टिक आउट करेंगे वही सही होगा। ओके, सेकेंड क्वेश्चन देख लीजिए। सेकेंड क्वेश्चन लिखिएगा, द सोल्जर इन द सोल्जर इन। ये जो था ये चैप्टर जो था ये राइटर थे इंग्लैंड के। कहाँ के? ये चैप्टर के जो राइटर थे वो थे इंग्लैंड के, लेकिन यहाँ पे इंग्लैंड का जो लैंग्वेज होता है वो क्या होता है? इंग्लिश होता है। इंग्लैंड का जो लैंग्वेज होता है इंग्लिश होता है। जिस तरह से हमारे इंडिया का लैंग्वेज हिंदी है उसी प्रकार से इंग्लैंड की लैंग्वेज को हम इंग्लिश बोलते हैं। इंग्लिश एक लैंग्वेज है मेरे भाई, एक सब्जेक्ट नहीं होता है, एक तरह से इसको हम बोल सकते हैं लैंग्वेज सब्जेक्ट। ओके, तो ये है इंग्लिश, इसका आंसर होगा इंग्लिश। जो सोल्जर था वो था क्या था? सोल्जर इज इंग्लैंड, और वो रहने वाला था इंग्लैंड का, इसीलिए इसका आंसर द इंग्लिश होगा, ना कि स्पेनिश या फिर फ्रेंच या फिर जर्मनी। ये तीनों ऑप्शन नहीं होंगे। ऑप्शन नंबर बी यानी कि जो आंसर होगा वो इंग्लिश होगा, ठीक ना, ये आंसर होगा इंग्लिश। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फूड इन इंडियन विलेजेस वाज सर्व्ड ऑन ब्लैंक स्लीव्स। कहने का मतलब है जो भोजन था इंडियन का वो सबसे ज़्यादा फेमस कौन सा था? उनके पतियों को क्या क्वेश्चन है? इसका आंसर बी है मेरे भाई, और फर्स्ट का आंसर है ए नंबर जो ब्रेड्स है। ओके ना, देखिएगा 3 नंबर में, द फूड्स इन इंडियन विलेजेस वाज सर्व्ड ऑन लीव्स। जो पत्तियों का जो फूड्स होते हैं वो कौन से होते हैं? पीपल का तो लेते हैं, तो पीपल्स में कोई फूड्स वगैरह होते नहीं हैं जो खाने पीने में यूज़ किए जाते हैं। पपाया जो होते हैं उसके में कुछ भी ऐसे पत्ती नहीं होते, इसको खाया जा सकता है, लेकिन ये और ऑप्शन होगा नहीं। और ऑप्शन हो गया 3 मैंगो का भी आप तो जानते होंगे। ये सब तो बेसिक क्वेश्चन थे, इसका फर्स्ट ऑप्शन होगा बनाना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोमॉफ एंड ब्लैंक्स आर क्वाइलिंग फॉर द ऑक्स मीडो। देखिए मेरा मीडोज का मतलब होता है घास, जो घास से चरने का मैदान होता है उसी को बोलते हैं मीडोज। घास का मैदान होता है उसको बोलते हैं मीडोज। कहने का मतलब जो ऑक्स थे, जो बैल थे, वो किसके लिए क्वायरिंग कर रहे थे? तो मीडोज के घास के मैदान के लिए झगड़ रहे थे। कौन कौन थे? लामो, और एक और का नाम क्या था? फर्स्ट में था नतलिया, यही ऑप्शन होगा मेरा। सेकेंड था वो नहीं होगा, थर्ड था ये नहीं होगा, और डी नंबर 3 नहीं होगा, ना सी ना डी होगा, इसका ए ऑप्शन है, ठीक ना, नतलिया। ओके ना,
लैथोन एंड नतालिया आर क्वाइलिंग फॉर द ऑक्स मीडोज। जो चरने का मैदान होता है उसी को बोलते हैं मीडोज। मीडोज का हिंदी लिख सकते हैं मेरे भाई, चरने या घास का मैदान। मीडोज का मतलब होता है घास का मैदान, ठीक ना, मैदान है यहाँ पे। फील्ड बोल सकते हो, जो घास घास जो रहता है वहाँ का फील्ड को बोलते हैं मीडोज। ओके ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए मेरे भाई। 5 नंबर क्वेश्चन है। बोल रहे व्हेन इज सेंसोरशिप इम्पोज्ड ऑन प्रेस। इम्पोज का मतलब होता है थोपना, किसी चीज़ पे इम्पोज कर देना, थोप देना। मतलब जैसे कोई एक मुद्दा होता है या फिर कोई भी क्राइम वगैरह होता है और एक क्राइम ना करके उस पर थोप दिया जाता है, वही क्या कहलाता है, इम्पोज करना। ओके ना। और इम्पोज के साथ एक प्रीपोजिशन लगता है, जो कौन लगता है, और प्रीपोजिशन ऑन का यूज किया जाता है। ऑप्शन ए है ड्यूरिंग फूड और नेक्स्ट है ड्यूरिंग इलेक्ट्रॉन्स, सी ऑप्शन है ड्यूरिंग डिजास्टर्स और डी ऑप्शन है ड्यूरिंग इमरजेंसी। कहने का मतलब है कि जो प्रेस था उस पर क्या थोप दिया गया था, कब थोप दिया गया था, किस समय थोप दिया गया था, वही क्वेश्चन। तो आप लोग क्लास में ये सब चीज़ें तो पढ़ी होंगी, बेसिक सी चीज़ें हैं, और डेली एक मॉक टेस्ट डाला जाएगा जिस पे चीज़ बताया जाएगा। तो आप लोग क्लास जरूर करें। यहाँ पे ऑनलाइन क्लास चलेगा, मेरे ही प्लेटफॉर्म में ऑनलाइन क्लास चलेगा, तो क्लास जरूर करें। इसका आंसर होगा इमरजेंसी इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। 6 नंबर क्वेश्चन है। 6 नंबर क्वेश्चन है वुमेन हैव टू ऑब्जर्व वेरियस कस्टम्स एंड ट्रेडिशनल्स ड्यूरिंग। कहने का मतलब है, कस्टम्स का मतलब होता है, देखिए मेरे भाई, एक होता है कस्टम और एक होता है कस्टम्स। एक होता है कस्टम और एक होता है कस्टम्स। कस्टम्स का मतलब होता है मेरे भाई रीति रिवाज। कस्टम का मतलब होता है रीति रिवाज। ओके ना। कस्टम का मतलब होता है रीति रिवाज। वुमेन्स हैव टू ऑब्जर्व वेरियस कस्टम्स एंड ट्रेडिशनल ड्यूरिंग, और इसका आंसर होगा प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के समय जो वुमेन्स होती है काफ़ी ज़्यादा क्या होती है, ऑब्जर्व क्या होता है, वेरियस कस्टम्स एंड ट्रेडिशनल होती है उस समय के समय। ड्यूरिंग का मतलब, ड्यूरिंग जब भी आएगा तो एक टाइम को डिनोट करता है, एक टाइम के जो डिनोशन अंतराल जो होते हैं उसी के समय क्या किया जाता है, ड्यूरिंग का यूज किया जाता है। एक तरह से बोल सकते हो अंतराल, इसका हिंदी होता है अंतराल। जैसे यहाँ पे दिया हुआ था ड्यूरिंग इलेक्ट्रॉन्स के अंतराल। ओके ना। तो इसी समय इसका आंसर ड्यूरिंग था और इसका आंसर ऑप्शन नंबर इसका बी था, और इसका आंसर है मेरे भाई, इसका आंसर होगा प्रेगनेंसी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 2 है मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर। 7 नंबर क्वेश्चन है, ब्लैंक्स है और फिर है डाई इन लार्ज नंबर इन विंटर। कहने का मतलब है कि लार्ज नंबर सबसे ज़्यादा मात्रा में किस समय, विंटर के समय। विंटर के समय में ज़्यादा मात्राओं में किसकी डाई होती है, मौत होती है। सबसे ऑप्शन ये है ह्यूमन बीइंग्स। तो ये तो आपको पता होगा मेरे भाई, हम लोगों की मौत होती नहीं है। जरूरी नहीं है कि हम लोग की ज़्यादा मात्रा में, सीजनली तो हम लोग सब लोग जो विंटर हो सीजन हो, विंटर सीजन हो या फिर जो भी सीजन हो, उस सीजन में हम लोग सारा सीजन में क्या करते हैं, उस समस्या को हल कर लेते हैं। लेकिन वर्ड्स लोग जो होती है उस समस्या में काफ़ी ज़्यादा उनको समस्या का क्या करना पड़ता है, मतलब बोल सकते हो एक तरह से विंटर सीजन में पक्षियों को ज़्यादातर मौत हो जाती है। वही क्वेश्चन है, ब्लैंक्स डाई इन लार्ज नंबर इन विंटर। विंटर के समय में लार्ज नंबर में क्या कौन मरता है, एनिमल्स हो गया, ह्यूमन बींग्स हो गया, प्लांट्स हो गया और बर्ड्स हो गया। तो सबसे ज़्यादा क्या होती है, बर्ड्स उसमें डाई होती है। विंटर सीजन में बर्ड्स जो होती है काफ़ी ज़्यादा डाई होती है। देखिए मेरे भाई, जो भी क्वेश्चन वगैरह बताया जा रहा है जरूरी नहीं है कि नेक्स्ट एग्जाम में जो होने वाला फाइनल एग्जाम है उसमें आएगा, जरूरी नहीं है। लेकिन हाँ, हो सके इसमें से 1-2 क्वेश्चन है, हो सके इससे रिगार्डिंग जो क्वेश्चन बने वो बताया जाएगा। तो डेली बेसिस पे जो भी PYQ वगैरह बताए जाएंगे वो क्लास कर लीजिएगा। एक सेकंड यार, चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, सॉरी 8 नंबर। 8 नंबर क्वेश्चन है मेरे भाई, पोल हाइपरियंस एंड इंडोमियंस आर रिटन बाय। किसके द्वारा ये लिखा गया था, ये जो स्टोरी वगैरह या जो पोएम वगैरह होगा वो किसके द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन ए था पीवी शैली के द्वारा तो नहीं लिखा गया था। ऑप्शन बी था जॉन किट्स नहीं है, जो स्टोरी वगैरह था वो लिखा था, कौन लिखा था, जॉन किट्स। जो लिखा हुआ हाइपरियंस एंड इंडोमियंस आर रिटन बाय, तो ये जॉन किट के द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन नंबर बी होगा मेरे भाई इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई परमिट टू स्पीक एंड एवरी हैजार्ड इज फ्रॉम। एक क्वेश्चन मेरे भाई हैजार्ड का मीनिंग आया था। हैजार्ड का मतलब होता है काफ़ी मुश्किल समय, वैसा समय जो काफ़ी मुश्किल हो उस समय को क्या बोलते हैं,
हैजार्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हैजार्ड। यहाँ लिख सकते हो मेरे भाई मुश्किल, काफ़ी मुश्किल समय को मेरे भाई हैजार्ड बोला जाता है। जो भी मुश्किल समय होता है और उस समय को हम क्या बोल सकते हैं? हैजार्ड बोल सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे परमिट का मतलब, एक आप फोन वगैरह चलाते होगे तो एक होता है अलाउ में ही आता है क्या? परमिट। परमिट का मतलब होता है मेरे भाई सहमत लेना, सहमति लेना, एग्री करना, ठीक है? वही क्या कहलाता है? परमिट करना कहलाता है परमिट। तो बोल रहे आई परमिट टू स्पीक एट एवरी हैजार्ड स्टॉर्म। कहने का मतलब है सभी समयों में, कठिनाइयों समयों में, जितने भी कठिनाइयों समय में थे उसमें परमिट होना चाहिए। क्या? बोलने का परमिट होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर कौन सा था? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में ये चीज़ बताया गया था, तो ये ऑप्शन नंबर ए होगा। और इसके राइटर वगैरह जरूर देख लीजिएगा, जितने भी राइटर हो गए, स्नैप हो गए हैं, इसका ऑप्शन ए होगा, लेकिन बी नहीं होगा, सी और डी भी नहीं होगा, सी नहीं होगा। लेकिन जितने भी राइटर्स वगैरह होते हैं सारा देख लीजिएगा, लगभग 24 या 25 राइटर्स होंगे, या पोएट्री वगैरह जो भी सेक्शन होगा उसमें होंगे, तो सारे को एक बार देख लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट देखिएगा मेरे भाई। नेक्स्ट है द डेवलपमेंट ऑफ ब्लैंक्स वाज हेल्प बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी। बोल रहा है फर्स्ट में मॉडर्न इंग्लिश, सेकेंड है मिडिल इंग्लिश, थर्ड है ओल्ड इंग्लिश और फोर्थ है पोस्ट मॉडर्न इंग्लिश। तो ना मेरे भाई ये होगा, ना ये होगा और ना ही ये होगा। मॉडर्न इंग्लिश के समय में काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हुए हैं, ठीक ना? तो ऑप्शन नंबर ए होगा, इसका ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे भाई, ब्लैंक्स आर रूलर ऑफ एंशिएंट इजिप्ट। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? फेराप्स। फेराप्स जो होगा इसका आंसर सही होगा, ना कि ये, ना कि बी और ना ही सी। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट आ जाइए 12 नंबर। देखिएगा 12 नंबर क्वेश्चन है मेरे भाई, व्हाट आर सिविलाइजेशन पॉइंट और टू ह्यूमन बीइंग्स। जो सिविलाइजेशन का मतलब तो बताया होगा, चैप्टर है, फर्स्ट ही चैप्टर आप लोगों का होगा इंग्लिश का। सिविलाइजेशन का मतलब तो पता होगा, सभ्यता होता है, और कल्चर का मतलब संस्कृति होता है। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर चैप्टर तो पढ़े ही होंगे, उसी से रिलेटेड है। बोल रहे सिविलाइजेशन पॉइंट्स और टू ह्यूमन बीइंग्स। क्या जो होता है, जो ह्यूमन बीइंग्स का जो सिविलाइजेशन कल्चर होता है, सिविलाइजेशन जो होता है, सभ्यता जो होता है, वो उसका क्या होता है? फर्स्ट में ह्यूमैनिटी, द पाथ ऑफ ह्यूमैनिटी। ऑप्शन सेकेंड में द पाथ ऑफ ह्यूमैनिटी, ये भी नहीं होगा। बी ऑप्शन में है द पाथ ऑफ सिविलिटी, नहीं होगा। और ऑप्शन नंबर डी है द पाथ ऑफ ड्यूटी। ये हमारा ड्यूटी है, सिविलाइजेशन को आगे बढ़ाना, सिविलाइजेशन को पाइप को ह्यूमन बीइंग्स का क्या है? आगे बढ़ाना, ये ड्यूटी है। ओके ना? तो ऑप्शन नंबर ये क्या होगा? बी नंबर ऑप्शन होगा। 13 नंबर देखिएगा यार, क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है आई हैव अ ड्रीम इज अ स्पीच बाय। जो ये स्पीच था, क्वेश्चन ये भी आता है कि जो आई हैव ए ड्रीम है क्या है? स्पीच है, पोएम है, पोएट्री है, क्या है वो बताना होता है। ओके ना? तो यहाँ पे बोल रहा है आई हैव ए ड्रीम इज स्पीच बाय, किसके द्वारा ये स्पीच दिया गया था? ऑप्शन ए है जर्मन गिरी, तो ये ऑप्शन होगा नहीं। बी ऑप्शन एच ई किड्स, ये भी नहीं होगा। डी ऑप्शन सिंगल है, बचा हुआ ऑप्शन होगा मेरा नंबर सी नंबर। सी नंबर ऑप्शन होगा मार्टिन लूथर किंग। ये याद भी करवाया था मेरा भाई ट्रिक से। ट्रिक क्या था? देखिए ऐसे आई हैव अ ड्रीम, मेरे पास एक सपना है, और सपना देखता कौन है मेरे भाई? वही जो राजा होता है। सपना वही देख सकता है जो राजा होता है, ऐसा नहीं है। लेकिन सपना देखने के बाद जो राजा बनता है वो पहले सपना ही देखता है। इसलिए आई हैव क्या बोल रहा है? आई हैव ए ड्रीम, ड्रीम वही देख सकता है जो किंग होगा। ऐसे याद कर रहे थे। एक ट्रिक है यार, वो याद करने का बस। ये चीज़ ऐसा नहीं कि सपना देखने से ड्रीम बनता है, सपना देखने से नहीं मेरे भाई, सपना पूरा करने से ड्रीम बनता है। ओके ना? नेक्स्ट आ जाइए, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? बोल रहे द ब्लैंक्स फ्रीजेज द एक्टिव हैंड। जो हमारा एक्टिव होता है, और जब फ्रीज मतलब होता है जमाव, फ्रीजेज का मतलब होता है जमाव। तो जो हमारा हैंड होता है वो कब जमाव पड़ जाता है? एक्टिव हैंड जो मेरा होता है वो कब जमाव पड़ जाता है? ऑप्शन नंबर ए है लाइफ। जब लाइफ जीवित रहता है तो ऐसा हो नहीं सकता कि मेरा लाइफ जीवित होते समय एक्टिव हैंड क्या हो जाएगा? फ्रीज हो जाएगा, नहीं हो सकता है। यूथ नहीं, ओल्ड एज में भी तो मेरा भाई हाथ चलता ही है। ऑप्शन नंबर सी, जब हम लोग डेथ कर जाते हैं, मर जाते हैं, उसके बाद मेरा हाथ क्या होता है? फ्रीज हो जाता है, ना हाथ पैर कुछ भी काम नहीं करता, हमारा बॉडी का थोड़ी ना। इसीलिए तो बोला गया है, जैसे बोला गया क्या है कि जब हम मर जाते हैं तो ऐसा नहीं कि मेरा हाथ या पैर चल सकता है। वही चीज़ क्वेश्चन है कि ब्लैंक्स फ्रीज द एक्टिव हैंड्स, क्योंकि मरने के बाद हमारा जो हैंड, जो एक्टिव हैंड होता है वो काफ़ी क्या होता है? जम जाता है, चलता मिलता नहीं है। वही बोल रहा था। इसका आंसर होगा बी नंबर। तो इसका आंसर होगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए मेरे भाई, तो 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन क्या है? बोल रहा है ए स्नेक अपीयर्स ऑन ए थ्रो ऑफ द ब्लैंक्स टू सिप वाटर। ऑप्शन ए है टीचर, जो स्नेक चैप्टर, आप लोग तो स्नेक चैप्टर पढ़े होंगे,
तो वो चैप्टर में जो बताया गया है वो टीचर, लॉयर या डॉक्टर या पोएट। तो इसका डायरेक्ट आंसर कौन सा दिख रहा होगा? बी नंबर। बी नंबर डायरेक्ट। ये जब चैप्टर पढ़िएगा तो ये चैप्टर के बीच में ये क्वेश्चन आता है और उसी में से ये दिया गया था। ये स्नेक अपीयर्स ऑन ए थ्रो ऑफ द टू ए सी बिलोंग्स टू ए सी, ठीक ना। तो इसका आंसर कौन सा होगा? बी नंबर इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे भाई, बोल रहा है द रोमांटिक रिवाइवल इज ऑफन एसोसिएटेड विद। ऑप्शन ये है जो ये रिवाइवल जो बोल रहा है द रोमांटिक, यहाँ से क्वेश्चन है रोमांटिक रिवाइवल, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा मेरे भाई। द रोमांटिक रिवाइवल इज ऑफन एसोसिएटेड विद, तो ऑप्शन ए है जॉन डाइडेन, ऑप्शन सी है जॉन मिल्टन, ये दोनों ऑप्शन नहीं होंगे। ऑप्शन सी अलेक्जेंडर पॉप, ये भी नहीं होंगे। ऑप्शन बचा हुआ ऑप्शन कौन सा? विलियम वर्डस्वर्थ, ये आंसर होगा ऑप्शन नंबर मेरा बी। ओके भाई, नेक्स्ट नंबर में आ जाओ। 70 नंबर क्वेश्चन क्या है? बोल रहा है इंडियन रिमेन्स इमूवेबल बिकॉज टू हर। ऑप्शन ए है इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस का मतलब तो पता होगा स्वतंत्र। नेक्स्ट है ऑनेस्टी का मतलब पता होगा, लिटरेसी का मतलब पता होगा, लेकिन इसका आंसर कौन सा होगा? ग्लोरी, ठीक ना। एक होता है ग्लोरी, एक होता है ग्लोब, ठीक है, ये और एक होता है ग्लोब, ओके ना। तो दोनों चीज अपना पढ़ लीजिएगा। यहाँ आंसर कौन सा होगा? ग्लोरी होगा। कंफ्यूज करने के लिए ग्लोरी की जगह पे एक और ऑप्शन दे सकता है ग्लोब, तो वो फंसेगा नहीं, ध्यान दीजिएगा। और इसका आंसर होगा ग्लोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 18 में आ जाइए। 18 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बोल रहा है बेंजी वाज एडवाइज टू कीप हेंस बाय हर। बेंजी जो था क्या हेंस को ध्यान रखने के लिए, कीप रखने के लिए सलाह दिया था। क्या सलाह दिया था? फर्स्ट ऑप्शन है डॉक्टर, सेकेंड ऑप्शन है सिस्टर, थर्ड ऑप्शन है ग्रैंड पेरेंट्स और फोर्थ ऑप्शन है पेरेंट्स। तो इसमें से तीनों ऑप्शन नहीं होंगे, ना ए बी सी डी और ना सी। ऑप्शन ए नंबर दिख रहा होगा डॉक्टर। उसने एडवाइस दिया था कि अपने जो हेंस वगैरह हैं उनको कहाँ लेके जाए? डॉक्टर के पास दिखाएं, तो ये डॉक्टर होंगे। जैसे ये डॉक्टर नहीं कहने का मतलब जो एनिमल्स के डॉक्टर होते हैं, जानवरों के डॉक्टर होते हैं, उनके पास क्या एडवाइस दिया गया था, सलाह दिया गया था। किसने दिया था? तो बेंजी ने सलाह दिया था, वहाँ लेकर के जाओ अपने हेंस को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए, 90 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 90 है मेरे भाई। बोल रहा है ब्लैंक्स क्या है? गॉड अपीयर्ड सेवरी। ऑप्शन है अनपोलिश्ड, ऑप्शन बी है पेक्यूलियर, ऑप्शन सी है सिमेट्रिकल्स एंड इवन, ऑप्शन डी है ओल्ड एंड क्या ग्रेनेड, क्या लिखा हुआ है? ग्रेनेड, ठीक ना। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। सी नंबर ऑप्शन होगा। आप लोग जितने भी एग्जाम दिए होंगे, या फिर 11th का एग्जाम या 12th का एग्जाम या 10th का एग्जाम, ओके ना। तो आज का जो एग्जाम हुआ है, जैसे 12th का एग्जाम हुआ है, तो इसके बाद जो फाइनल एग्जाम होगा, तो आप लोग टिक आउट करके घर पे ला करके मिलाया कीजिए। और वीडियो वगैरह में जो भी मिलता है, हम लोग जो वीडियो देते हैं या जो भी प्रोवाइड किया जाता है यहाँ से नोटिफिकेशन वगैरह, उसको फॉलो कीजिए, ओके। एक सेकेंड यार, इसका आंसर तो पता है, सी नंबर होगा, ओके ना। तो हमने 19 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए, बचा हुआ 11 क्वेश्चन और करेंगे। और पहला क्वेश्चन है ए पैसेज टू इंडिया इज रिटन बाय। ए पैसेज टू इंडिया किनके द्वारा लिखा गया था? ऑप्शन ए है W.B. Yeats, ये तो होगा नहीं, W.B. Yeats नहीं होगा, T.S. Eliot नहीं होगा, ऑप्शन डी है D.H. लॉरेंस नहीं होगा, तो ऑप्शन सी है E.M. फॉस्टर। E.M. फॉस्टर जो थे इस चैप्टर के राइटर है, और इस चैप्टर के ए पैसेज टू इंडिया। हो सके अगले बार ए पैसेज टू इंडिया के जगह पे किसी और का लिख दे, ठीक ना। तो अपना जितने भी 25 पहले ही बता चुका हूँ, जितने 25 या 26 जितने भी चैप्टर हैं, सारे के राइटर नेम और जो भी उनके द्वारा जो पोएट है या फिर वो एसे वगैरह जो भी है वो चीज़ देख लीजिएगा। एक ना एक क्वेश्चन आपका आएगा ही। तो इसका आंसर सी नंबर होगा, ओके ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट स्पेलिंग। ये मेरे भाई हर एक एग्जाम में, चाहे वो किसी भी बड़ा से बड़ा एग्जाम में दीजिएगा, तो ये क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा। हाँ, यहाँ पे प्रिपेयर के जगह पे कुछ और होगा, लेकिन यही क्वेश्चन हमेशा स्पेलिंग या करेक्ट स्पेलिंग या इनकरेक्ट स्पेलिंग करने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो 12th के एग्जाम में 2 क्वेश्चन फिक्स होता है मेरे पास। यहाँ 30 क्वेश्चन क्यों आया है? क्योंकि 30 क्वेश्चन में ही एक क्वेश्चन आया है। अब सोच लीजिए, जब 60 क्वेश्चन आएगा तो उसमें तो पक्का 2 क्वेश्चन आएगा ही आएगा। सिनोनिम्स या एंटोनिम्स का क्वेश्चन 1 या 2 रहेगा,
तो 4 से 5 ग्रामर का सेक्शन का ये पार्ट होता है, ओके ना। भले इस एग्जाम में एक ही आया है, तो इसका आंसर होगा प्रीपेयर का सही मीनिंग मेरे भाई होता है प्रीपेयर। अब प्रीपेयर का मतलब तो पता है आप लोगों को, ठीक ना। तो प्रीपेयर का सही वर्ड मीनिंग होगा मेरे पास सी नंबर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। चलिए 22 क्वेश्चन नंबर देखिएगा मेरे भाई, क्या बोल रहे हैं, चूज द करेक्ट सेंटेंस। अब सबसे पहले हमको देखना है यहाँ पे ग्रामर। सबसे पहले ग्रामर क्या है, 21 से जितने भी क्वेश्चन है सारे ग्रामर्स के पार्ट्स हैं। 21 क्वेश्चन में करेक्ट का जो मीनिंग वगैरह जितने भी आते हैं सब ग्रामर के पार्ट्स में आते हैं। ये ग्रामर के ही सेक्शन में था, मैंने पढ़ा भी दिया था अपनी क्लास में। तो प्रीपेयर का सही मीनिंग होता है ये सी ऑप्शन। यहाँ क्वेश्चन 22 नंबर क्या है, चूज द इनकरेक्ट सेंटेंस। जो सेंटेंस दिया हुआ है वो उसमें से गलत कौन सा है। इनकरेक्ट सेंटेंस करने का मतलब देखिए, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको। ऐसा नहीं कि यहाँ पे करेक्ट सेंटेंस ढूंढना है, ये चीज देखिएगा। इनकरेक्ट करने का मतलब है कि 3 सेंटेंस ऐसे हैं जो सही होंगे, इसमें से 3 सेंटेंस ऐसे हैं जो आपको सही दिखेंगे, बाकी 2 सेंटेंस ऐसे हैं जो एक सेंटेंस ऐसे हैं जो क्या होंगे, गलत होंगे। तो मेरे भाई ये चीज ध्यान से पढ़िएगा, ऐसा नहीं कि आपको करेक्ट आंसर जो होगा उसको मार दीजिएगा, नहीं। चूज द इनकरेक्ट सेंटेंस, जो इनकरेक्ट सेंटेंस है उसको क्या करना है, करेक्ट करना है। देखिएगा उसको चूज करना है। फर्स्ट ऑप्शन है विच सिंगिंग सॉन्ग इन द मॉर्निंग। फर्स्ट क्वेश्चन है विच सिंगिंग सॉन्ग इन द मॉर्निंग, ठीक है। नेक्स्ट है राधा प्लेज इन द इवनिंग। देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन है तो चारों ऑप्शन को पहले एक बार पढ़ लीजिए, ओके। और हरी इज सीकिंग एम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट है अस्मिता इनवाइटेड मी टू डिनर। सबसे पहले देखना है कि ये सब्जेक्ट है, राधा क्या है, सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट के बाद वर्ब कौन सा लगा हुआ है मेरे भाई, तो ये वर्ब है वर्ब का 5th फॉर्म है। कौन सा फॉर्म है, वर्ब का 5th फॉर्म है। वर्ब का 5th फॉर्म में 2 आ सकता है, एक हो सकता है प्ले और एक हो सकता है प्लेज, ओके। 2 फॉर्म होता है प्ले और प्लेज, ठीक ना, वर्ब के 5th फॉर्म में। जब एक चीज कॉपी में नोट कर लीजिएगा, वर्ब के साथ करने का मतलब एक होता है नॉन और एक होता है वर्ब। अगर नॉन हो, क्या हो, नॉन हो, नॉन में एस और ईएस जोड़ोगे मेरे भाई, नॉन में एस और ईएस जोड़ोगे तब वो तो क्या बन जाता है, प्लूरल। क्या बनता है, प्लूरल। लेकिन जब कोई भी वर्ब हो और उसमें एस और ये जोड़ रहे हो, कोई वर्ब हो उसमें एस और ये जोड़ रहे हो, तब वो चीज क्या बनता है, सिंगुलर बनता है। फॉर एग्जाम्पल समझो, जैसे मेरे पास टेबल, क्या है, टेबल। टेबल एक नॉन है मेरे भाई, टेबल क्या है, नॉन, और इसमें एस जोड़ोगे, टेबल्स क्या हो गया, TABLES, और ये बन गया मेरा प्लूरल। लेकिन देखिएगा यहाँ वर्ब में कोई भी एक वर्ब लीजिए, जैसे इट, खाना क्या है, वर्ब है। इट क्या है, वर्ब है। इट में लगा दीजिए इट्स, इट में लगा दीजिए इट्स। लेकिन ये मेरे भाई इसमें एस लगा, जैसे ये क्या हो गया, सिंगल हो गया। ऑलरेडी ये प्लूरल था, प्लूरल से सिंगल बनाने के लिए उसमें एस और ईएस जोड़ना पड़ता है। लेकिन नॉन में एस और ईएस लगाने पे क्या बन जाता है, प्लूरल बन जाता है। वही चीज था, नॉन में एस और ईएस लगाओगे प्लूरल बनेगा, वर्ब में एस और ईएस लगाओगे सिंगल बनेगा। चलिए आगे अब तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो इनकरेक्ट है। बाकी ये ऑप्शन भी सही है, क्योंकि देखिए ये राधा क्या है, सिंगल है, राधा क्या है, सिंगल, और सब्जेक्ट कैसा दिया गया है, सिंगल, यानी ये करेक्ट सेंटेंस क्या है, सही है। नेक्स्ट है इज के बाद आईएनजी फॉर्म यूज किया गया है, ये भी सही है। यहाँ देखिएगा सुनीता इनवाइटेड मी टू डिनर, सुनीता के बाद वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज किया गया है मेरे भाई। कैसे पहचानेंगे कि वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज किया गया, क्योंकि इनवाइटेड जो है इसका वर्ब का सेकेंड फॉर्म भी सेम होता है और थर्ड फॉर्म भी सेम होता है। तो कैसे पहचानेंगे कि इसमें वर्ब सेकेंड फॉर्म यूज किया गया है या वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया गया है, देखिएगा यहाँ पे सुनीता है, सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट के बाद क्या आता है, वर्ब आया है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आया है, और बाकी सारा चीज तो ऑब्जेक्ट में आ गया, ठीक ना। तो सब्जेक्ट वर्ब, देखिए किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद जस्ट क्या चाहिए, वर्ब। यानी कि सबसे पहले सब्जेक्ट फिर वर्ब करने का मतलब है कि बिना सब्जेक्ट या बिना वर्ब के कोई भी सेंटेंस नहीं कंप्लीट हो सकता है, ओके ना। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आया फिर वर्ब आया। लेकिन देखिए वर्ब एक इनवाइटेड है, वर्ब भी 2 प्रकार का होता है। डीपली तो नहीं बताऊंगा मेरे भाई, क्योंकि डीपली क्लास में बताया था, यहाँ पे डीपली बस ऑब्जेक्टिव जो आए हैं उसको सोल्व करके बस इतना ही करना है। लेकिन जो वर्ब के बाद आता है वो आता है क्या, वर्ब 2 तरह का होता है, एक होता है हेल्पिंग वर्ब और एक होता है मेन वर्ब, ओके ना। एक होता है हेल्पिंग वर्ब और एक होता है मेन वर्ब। जैसे कहने का मतलब है किसी सेंटेंस में, जैसे एक सेंटेंस है आई एम गोइंग टू मार्केट या आई एम गोइंग टू दिल्ली, ओके ना।
एक सेंटेंस है, यहाँ पे एक सेंटेंस आ गया एम, क्या, या एक है आई गोज टू मार्केट, एक सेंटेंस है आई गोज टू मार्केट, एक सेंटेंस है आई गोज टू मार्केट। जब ये सेंटेंस है मेरे भाई, तो ये यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे एम आ गया, यानी कि एम के बाद भी एक वर्ब है ना, तो एम यहाँ पे क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, ओके ना। और इसके बाद ये जो वर्ब आया जो गोइंग है, ये हो गया मेन वर्ब। लेकिन इसमें मेरे भाई एक ही वर्ब दिख रहा है, वो है गोज। जब एक वर्ब दिखे तो ऑलरेडी वो क्या होता है, मेन वर्ब होता है। क्या होता है, मेन वर्ब होता है। यहाँ पे ये मेन वर्ब था, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है। तो चलिए आगे दिखाते हैं आपको। इसका आंसर कौन सा होगा, ए नंबर। ए नंबर जो है उसमें इस सेंटेंस में सही क्या होगा, वी सिंगिंग ए सॉन्ग के जवाब पे क्या है, गलत है। यहाँ पर सेंटेंस में क्लियर है, तो मेरे भाई ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फोटो फ्रेम ऑन द वॉल। कहने का मतलब जो फोटो का फ्रेम है वो किस पे टांगा गया है। अब मेरे भाई यहाँ पे सबसे पहले कंफ्यूज करने के लिए दो वर्ड मीनिंग दिए गए हैं, एक है हैंग, क्या है हैंग, और एक है मेरे भाई हंग, एक है हंग और एक है हैंग। ये दो वर्ड मीनिंग है मेरे भाई, दोनों कंफ्यूज करते हैं। एग्जामिनर जो होता है वो हम लोगों को दोनों में कंफ्यूज करता है, हैंग में भी और हंग में भी। पहला नंबर, हैंग का मतलब क्या होता है और हंग का मतलब क्या होता है। मेरे भाई हैंग का मतलब है क्या, लटकाना, क्या लटकाना, और हैंग का मतलब, हंग का मतलब होता है लटकना। हंग का मतलब होता है लटकना और हैंग का मतलब होता है लटकाना। देखिए जैसे हैंग से बना हुआ है हैंगर, हैंगर में हम लोग कपड़ा वगैरह लटकाते हैं, इसी वर्ड से निकला हुआ है, तो हैंग का मतलब होता है लटकाना। और हंग, फांसी वगैरह पे लटकना क्या होता है, लटकना होता है हंग। तो आप समझ गए होंगे, यहाँ पे हंग होगा नहीं, ऑप्शन ए भी गया, ऑप्शन डी भी गया, हैंगिंग कर दिया। देखिए हैंगिंग, और हैंगिंग तब लगेगा जब इसके पहले कोई भी हेल्पिंग वर्ब होगा, इज एम आर वगैरह होगा। यहाँ पे आपको इज एम आर वगैरह नहीं दिख रहा था, इसलिए ऑप्शन नंबर सी गया। बचा हुआ ऑप्शन मेरा है डी नंबर, बचा हुआ ऑप्शन है ए नंबर, कौन, हैंग। हैंग का मतलब होता है लटकाना। तो वॉल पे क्या लटकाया गया था, वॉल पे क्या लटकाया गया था, तो फ्रेम, फोटो का जो फ्रेम है वो लटकाया गया था। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, इसका आंसर होगा ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर देखिए, 24 नंबर है व्हाई डोंट ब्लैंक्स गो टू द गो एंड प्ले आउटसाइड। देखिए यहाँ से पता चलता है, गो एंड प्ले से आपको पता चलता है मेरे भाई कि ये सेंटेंस में जो है वो प्लूरल यूज किया गया है। जब प्लूरल यूज किया गया है तो ही मेरे भाई क्यों आया है, ही तो नहीं आना चाहिए, तो सिंगुलर होता है, तो ये ऑप्शन होगा नहीं। इट भी सिंगुलर के लिए यूज किया था, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी भी जो है वो भी सिंगुलर है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया, प्लूरल। यहाँ पे सेंटेंस में क्या आएगा, ये ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। कहने का मतलब है व्हाई डोंट यू गो एंड प्ले आउटसाइड। बाहर में हम लोगों को जाना और खेलना क्या है, नहीं चाहिए, बाहर में से भी खेलना नहीं चाहिए यार बच्चों लोगों को, वही ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर। और देखिए एक्टिव पैसिव से एक या दो क्वेश्चन फिक्स होता है आपके एग्जाम में, एक्टिव पैसिव से एक या दो क्वेश्चन फिक्स होंगे। यहाँ पैसिव का क्वेश्चन आया, पैसिव का क्वेश्चन में कुछ नहीं मेरे भाई, बस देखना है द टीचर वाज टीचिंग द क्लास। जैसे ही वाज हो, इज एम आर कुछ भी हो, सेंटेंस जो भी पैसिव वॉइस में होता है, अगर उसको पैसिव एक्टिव वॉइस में होता है और उसको पैसिव वॉइस में देखना होता है तो कुछ नहीं करना होता है, वाज का सेम वाज जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में वाज तो रहा, ये रहेगा। हो सकता है ऑप्शन नंबर बी, लेकिन बी में वाज इज एम आर या वाज का ऑप्शन है तो वाज है नहीं, पास्ट का कुछ है नहीं, इस दिख गया। देखिए मेरे भाई जब वाज काम चल रहा है, पास्ट का बात चल रहा है, तो इस क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी ले गया। बचा ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है टीचिंग द क्लास वाज द टीचर, यहाँ बोल रहा है टीचिंग। अब देखिए टीचिंग कहाँ से आ गया मेरे भाई, ऑप्शन नंबर ये वाला क्या हो गया, गलत हो गया। बचा क्या, द क्लास वाज बीइंग टॉच्ड बाय द टीचर, ऑप्शन नंबर डी। तो काफी इजी होता है मेरे भाई। क्या करना होता है, जो फॉर्म रहता है उस फॉर्म को चेक करना होता है। वाज था और टीचिंग था, तो वाज के पास बी ई आई एन जी, अगर वाज रहेगा इसके बाद वर्ब का आई एन जी वाला फॉर्म है, जैसे यहाँ पे था टीचिंग, टीचिंग वाला फॉर्म है, तो यहाँ पास कुछ नहीं होगा, वाज के बाद बीइंग ऐड होगा। और बीइंग से रिलेटेड एक ही आंसर दिख रहा था आपको, एक सेकंड है, एक सेकंड यार,
देखिएगा मेरे भाई क्या क्वेश्चन था यहाँ पे, तो ये ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट बोल रहा है 26 नंबर, आई ब्लैंक्स कंप्लीटेड द वर्क। हमने पहले अभी आपको बता चुका हूँ हैड का प्रयोग, माइट का प्रयोग, शुड का प्रयोग और मे का प्रयोग, सारा चीज मैंने क्लास में करवा चुका हूँ, लेकिन यहाँ पे पूरी डिटेल नहीं बताऊंगा मैं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए होगा, आई हैव कंप्लीटेड द वर्क। यहाँ पे ना माइट होगा, ना शुड होगा और ना ही मे होगा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर। 27 नंबर देखिएगा मेरे भाई, बोल रहा ऑफ ऑल द गर्ल्स इन द रूम मोहिनी इज स्वेलबी। स्वेलबी देखिएगा मेरे भाई, फर्स्ट ऑप्शन है, एक होता है मोस्ट और एक होता है मोर। मोस्ट और मोर दोनों समझिएगा। मोर होता है मेरे भाई सुपरलेटिव डिग्री। मोर को क्या बोला गया है? सुपरलेटिव डिग्री। मोस्ट को सुपरलेटिव डिग्री, ओके ना, सुपरलेटिव डिग्री। और मोर होता है कंपैरेटिव डिग्री। मेरे भाई मोर जो होता है कंपैरेटिव डिग्री होता है, मोस्ट जो होता है सुपरलेटिव डिग्री होता है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि देखिए, फर्स्ट में द मोस्ट ब्यूटीफुल, सेकेंड है द मोर ब्यूटीफुल और थर्ड है मोर द ब्यूटीफुल। तो मेरे भाई मोर द ब्यूटीफुल तो होता नहीं है, द ब्यूटीफुल मोर होता नहीं है, बच्चा ये ऑप्शन और बी ऑप्शन, दो ऑप्शन बचा। यहाँ बोल रहा द मोस्ट ब्यूटीफुल, यहाँ बोल रहा द मोर ब्यूटीफुल। मेरे भाई जब भी कंपैरेटिव डिग्री होगा तो मोर के साथ देन लगता है, मोर देन ब्यूटीफुल। जब भी किसी चीज में कंपेयर करेंगे तब यहाँ पे करेंगे, लेकिन यहाँ पे कंपेयर वाला चीज तो आ ही नहीं रहा था, तो ऑप्शन नंबर बी गया, बचा हुआ ऑप्शन मेरा ये है, ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर मेरे भाई। 28 नंबर क्वेश्चन है, देखिएगा 28 नंबर क्वेश्चन है, व्हाई ब्लैंक्स यू कम टू स्कूल स्टडी। बस कुछ नहीं करना है, एक रूट वर्ड है। रूट वर्ड क्या है यहाँ पे? स्टडी। स्टडी का मतलब होता है बीता हुआ कल, और बीता हुआ कल के लिए मेरे भाई डोंट का प्रयोग करेंगे नहीं, ये तो प्रेजेंट होता है, हमको चाहिए पास्ट, और पास्ट में ना ये यूज होगा ना ये यूज होगा, पास्ट में यूज होगा। ओनली फॉर ऑप्शन नंबर बी डिड का यूज करेंगे, और यहाँ पे डिडंट था, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। मैंने ये टेंस में पढ़ा चुका मेरे भाई, टेंस में ये क्वेश्चन मैंने काफी बार करवाया है कि अगर स्टरडे हो, टुडे हो, टुमारो हो, जो भी वर्ड रूट वर्ड है उससे पहचान करके क्वेश्चन को करना होता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई विश ही ब्लैंक्स क्या बैक होम। एक क्वेश्चन मेरे भाई आता है, आई विश रहेगा और यहाँ पे रहेगा आई के बाद, आई विश के बाद यहाँ भरना होता है। तो यहाँ जो भी फॉर्म रहेगा वो पास्ट का फॉर्म रहेगा, पास्ट में जो भी आएगा यहाँ पे पास्ट का फॉर्म रहेगा। कहने का मतलब इस पास्ट का फॉर्म है नहीं, हैव पास्ट का फॉर्म है नहीं, हैज टू पास्ट का फॉर्म नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। एक ही ऑप्शन आपको दिख रहा था, डी नंबर, और वही मेरा आंसर होगा, आई विश ही हैड बैक होम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एंड लास्ट, आखिरी क्वेश्चन मेरे भाई, बोल रहा है स्मॉल पॉक्स हैज बीन इरेडिकेटेड ब्लैंक्स इंडिया। कहने का मतलब है कि ये की पोजीशन, मैंने आज ही एक टॉपिक कराया था क्लास में प्री पोजीशन का, ओके ना मेरे भाई। तो इरेडिकेटेड के साथ फॉर्म लगता है, इन नहीं लगता है, विथ नहीं लगेगा, क्या फ्रॉम लगेगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, यही क्वेश्चन का आंसर होगा मेरे भाई। और एक चीज, अभी क्लास नहीं खत्म हुआ मेरे भाई, बस एक चीज इंपॉर्टेंट नोटिस है, तो मेरे भाई जिनको भी ये वीडियो अच्छी लगी होगी सब्सक्राइब कीजिएगा। और मैं डेली आपके लिए एक PYQ की तरह ही बोल सकते हैं, PYQ की तरह मैं लाऊंगा, और जो भी रहेगा उसको उसमें बताऊंगा, ओके। जैसे इसमें क्या है कि मैंने एक बैच लाया है जिसका फी मात्र 3,999 है, और ये सारे सब्जेक्ट और प्लस में जो इंग्लिश आपका लैंग्वेज सब्जेक्ट है वो भी पढ़ाए जाएंगे। चलिए, तो आज के लिए यहीं तक।